नमस्कार साथियों। श्रव्य एग्जाम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन का सिलेबस डिस्कस किया था एवं उससे कुछ संबंधित प्रश्न डिस्कस किए थे आपसे, ठीक है, जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में हुए थे। आज हम लोग जो है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में जो है हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उसे एक बार देख लेते हैं। आज जो है सबसे पहले हम पर्यावरण होता क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, है ना। पर्यावरण किस किस प्रकार से निर्मित होता है, फिर पर्यावरण के क्या क्या संगठक होते हैं, घटक होते हैं, है ना। फिर उसके बाद पर्यावरण एवं मानव संबंध किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना, प्रभावित करते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में जो है अतीत में मानव ने मानव ने किस प्रकार से पर्यावरण को परिवर्तित किया और पर्यावरण ने मानव को किस प्रकार से जो है प्रभावित किया उसको भी देख लेंगे। प्रागैतिहासिक काल से लेके हम लोग उसका एक क्रोनोलॉजी देखेंगे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तक जो है देखेंगे उसका। फिर वर्तमान काल में जो भी उससे संबंधित विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं उसे ध्यान में रखते हुए फिर पर्यावरण सुरक्षा जो है क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन परिभाषा। पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, है ना। परि से तात्पर्य है जो हमारे तरफ चारों ओर आवरण है, जो हमें घेरे हुए है ना, वही चीज पर्यावरण है। जैसे पर्यावरण ये हो गया आपका स्थल मंडल, ये हो गया आपका जल मंडल, ये हो गया आपका वायुमंडल। तो किसी जीव के विकास के लिए, है ना, किसी जीव के विकास के लिए उसे रहने के लिए स्थान चाहिए, घर चाहिए, यानी कि वो स्थल या जल में निवास करेगा। फिर उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। फिर भोजन के लिए कुछ आश्रित रहेगा, जैसे पेड़ पौधों पे अगर शाकाहारी है तो, है ना, पेड़ पौधों पे, मांसाहारी है तो दूसरे जीवों पे। तो इस प्रकार से जो स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का जो क्षेत्र बनता है, जो संक्रमण क्षेत्र बनता है, उसे हम लोग कहते हैं, ये वाले क्षेत्र को ये कहते हैं जीवोम। यहाँ पे जीवों के लिए आदर्श दशाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो पर्यावरण की जो परिभाषा है, ये परिभाषा जो हमने यहाँ पे ली है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है ये परिभाषा ली गई है। परिभाषा में क्या है? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। क्या? एक बार फिर से देखते हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, यानी कोई जीव है, इसके चारों तरफ का जो आवरण है ना, घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया, यानी कि इंटरेक्शन, किस प्रकार से वो पर्यावरण के साथ जो है मुखातिब हो रहा है, किस प्रकार से अंतःक्रिया कर रहा है, किस प्रकार से लेन देन कर रहा है, किस प्रकार से, है ना, वहां पे अपना एक्टिविटी कर रहा है। तो वही अंतरक्रिया जो है सम्मिलित जो होती है ना, तो वही पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण की संरचना क्या है, और पर्यावरण में जो अभी हमने जाना कि यहाँ पे जैविक दशाएं और भौतिक दशाएं क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। आप देख रहे होंगे ये पर्यावरण की संरचना है। हमने क्या कहा? पर्यावरण का जो भौतिक घटक है और यहाँ पे जैविक घटक है। भौतिक घटक के अंतर्गत आपका स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण एवं जल मंडलीय पर्यावरण शामिल होता है। जैसा कि अभी हमने जो है जो फिगर बना के आपको बताया था उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है। स्थल मंडल पर्यावरण जो होता है उसमें आपकी मिट्टी, पहाड़, चट्टाने, खनिज पदार्थ, जो भी भौतिक चीजें हैं जो जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब चीजें जो है आपके स्थल मंडलीय पर्यावरण में शामिल होती हैं, है ना, स्थलाकृतियां। वायुमंडलीय
पर्यावरण जो होता है, जैसे वायु हुई, सांस लेने के लिए हमें वायु हुई, वायु की आवश्यकता होती है। फिर हमें तापमान चाहिए, एक स्टेबल तापमान रहेगा। हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उतना तापमान हमें जरूर आवश्यक होता है। फिर एक न्यूनतम मात्रा में आर्द्रता होनी चाहिए, जिससे फिर आर्द्रता आर्द्रता अगर तापमान दोनों में कॉम्बिनेशन बनेगा, दोनों एक अच्छे अनुपात में रहेंगे, तो उसी हिसाब से वर्षा होती है। फिर जलवायु उसी हिसाब से निर्धारित होती है ना। तो ये सब जो है पर्यावरण के अंतर्गत जो है वायुमंडलीय पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक जलमंडली जो पर्यावरण है वो उसके अंतर्गत जो है महासागर हुए, समुद्र हुए, झीलें हुई, नदियां हुई, है ना, सरिता हुई, तो ये सब जो चीजें हैं, भूजल हुआ, हिमनद हुआ, तो ये सब जलमंडलीय पर्यावरण होते हैं। और ये पर्यावरण जलमंडली से तात्पर्य यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो ये सब चीजें जो है आपकी जलमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि पर्यावरण की संरचना में जो भौतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण एवं जलमंडलीय पर्यावरण शामिल होता है। अब फिर उसके जो छोटे छोटे घटक हैं, है ना, जैसे वायुमंडलीय में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जलवायु, ये सब चीजें शामिल होती हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं जैविक पर्यावरण क्या होता है। जैविक पर्यावरण से तात्पर्य है मतलब लिविंग चीजें, सजीव चीजें, है ना। उसमें सबसे पहले है वनस्पति जात शामिल होते हैं, फिर दूसरे जंतु शामिल होते हैं, है ना। तो वनस्पति में पेड़ पौधे, घास, शैवाल, है ना, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब जो है आपके यहाँ वनस्पति पर्यावरण में शामिल होते हैं। और जंतु पर्यावरण में जैसे पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, जो भी आप जो है जंतु देख रहे हैं वो सब के सब जंतु पर्यावरण में शामिल होते हैं और एक अपने माइक्रोबायोम का निर्माण करते हैं, जिससे वहाँ पे उनके आवास होते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक जो है घटना वहाँ पे घटित होती है, शामिल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने जो है संरचना के बारे में चर्चा कर लिया कि पर्यावरण की संरचना में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, है ना, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। फिर उनको एक एक करके हमने यहाँ पे देख लिया। आगे देखते हैं पर्यावरण के संघटक क्या हैं, पर्यावरण के घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पर्यावरण के घटक क्या हैं। सबसे पहले अजैविक घटक। अजैविक घटक मतलब जिनमें जीवन नहीं है, जो सजीव नहीं है, निर्जीव है ना। तो उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, जैसे वायुमंडल, जल, मृदा, है ना। जैसे जीवन के लिए हमें जो है जो भी आवश्यक तत्व हैं, जो अजैव चीजें हैं, वो जो है वहां पे अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित हुए। इन कारकों के द्वारा जैसे जीवों की, जंतुओं की बनावट निर्धारित होती है, उनका आकार निर्धारित होता है ना, जीवन चक्र उनका निर्धारित होता है। जैसे अगर कोई जीव जंतु है, अगर वो वहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति उसको नहीं होगी तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए वायुमंडल हमें महत्वपूर्ण है, वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें। फिर उसी संदर्भ में प्रकाश जो है जरूरी होता है ना। प्रकाश नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे छोटे पौधे जो रहेंगे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, तो उससे जो उन पे आश्रित जीव हैं वो नहीं वहाँ पे अपना जीवन यापन कर पाएंगे, है ना। फिर जो एक्चुअली जो क्षोभ मंडल है, पृथ्वी की सतह से लेके लगभग जो है विश्व पे 18 किलोमीटर के आसपास जो है जो ऊंचाई पाई जाती है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। और इसी क्षोभ मंडल में सारी मौसमिक दशाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा तक जो है लगभग जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, कुछ जीव जंतु जो है प्राप्त होते हैं, है ना। और उसी संदर्भ में जो है जीवन हेतु जल अत्यंत उपयोगी है। जल भी अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित होता है। और जल जल कहते हैं ना, जल ही जीवन है, बिना जल के जो है जीवन संभव ही नहीं है ना। जो भी दूसरे ग्रहों पे अन्वेषण होते हैं, चाहे मंगल हो, चाहे दूसरे चंद्रमा हो, वहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लोग जल की परिकल्पना करते हैं कि वहाँ जल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि आगे की गतिविधियां संचालित हो सके, है ना। तो इसलिए जल भी महत्वपूर्ण है। मृदा, मृदा जानते हैं आप, जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को या अन्य जीवों को मृदा की जरूरत होती है ना। भूपर्पटी के चट्टाने जो हैं उन दीर्घ काल में वहां से जो है क्षरण के माध्यम से छोटे छोटे फिर वहां कुछ जैविक तत्वों पेड़ पौधों से मिलके मृदा बनती है ना। उसके संस्तर बनते हैं। फिर वहां पे मृदा नहीं रहेगी तो हम कृषि उत्पादन कैसे करेंगे, फिर मानव अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो इसलिए जो है अजैविक घटक के अंदर मृदा की भी जो है भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मृदा हमें कृषि के लिए उपयोगी है, भोजन के लिए जरूरी है, खनिज के लिए जरूरी है। खनिज निष्कर्षण जो है ना, चाहे लौह अयस्क हुआ या कोयला हुआ, है ना, या टिन हुआ, ये सब चीजें जो भी, तांबा, तो जो भी हमें जो है प्रकृति से जो प्राप्त होता है वो सब कुछ जो है अगर अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित होता है। ठीक है, जैविक घटक में क्या है, जैविक घटक में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैविक घटक में आपके पादप आते हैं, उसके बाद जीव जंतु आते हैं, फिर सूक्ष्म जीव आते हैं।
पादप, ऐसे पादप जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, है ना। ठीक है, तो वो आते हैं स्वपोषी के अंतर्गत। उसी में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कहलाते जीव हैं लेकिन वो होते हैं स्वपोषी, जैसे साइनोबैक्टीरिया, है ना। साइनोबैक्टीरिया जो है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी अन्य पोषक स्तर पर निर्भर नहीं रहते हैं। उसी में आ जाते हैं आपके परपोषी, जैसे मृतोपजीवी, परजीवी या बड़े जंतु, है ना। परजीवी जैसे जानते हैं आपकी, जो जैसे गांव में पशु पक्षी, मतलब अगर आपकी गाय या भैंस वहां पे चराई करती है तो देखते हैं एक चिड़िया उसके ऊपर आके बैठ जाती है, जैसे जैसे गाय चलती है तो कुछ कीट पतंगे उड़ते हैं, तो उसके बाद वो वहां पे उसके आश्रित होके वो खाती है कीट पतंगों को। तो ये एक तरह से परजीवी हो गई वहां पे ये चीजें, ठीक है। तो परपोषी हो गया। सूक्ष्म जीव जो है ये भी आपके जैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जिसमें वियोजक एवं अपघटनकर्ता डीकम्पोजर्स, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे खाद्य श्रृंखला में, क्योंकि यही जो होते हैं, यही जो पौधों के जो है, जो अपशिष्ट जैसे पत्तियां हो गई, टहनियां हो गई, वो गिरती रहती हैं नीचे, तो यही उसका अपघटन करते हैं। कोई मनुष्य है, उसकी मृत्यु हो गई, उसे दफना दिया गया या जो भी है, तो वहां पे उसका जो डिकम्पोज उसकी बॉडी होती है, तो इन्हीं कवक और बैक्टीरिया की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं नेचर में, खाद्य श्रृंखला में, है ना। तो ये जब उन पोषक तत्वों को जो है कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों में जब तोड़ देते हैं तो फिर वो मृदा में मिल जाता है, फिर मृदा की पोषकता बढ़ाता है, फिर मृदा से जो है पौधे उसी पोषक तत्व को ग्रहण करके फिर अपना जो है वृद्धि विकास करते हैं। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि जैविक घटक में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो घटक है वो है ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक को हम अगले पृष्ठ पे देखते हैं। ये है ऊर्जा घटक एवं प्रकाश का प्रभाव। ऊर्जा घटक के अंतर्गत सूर्य पूरे पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे मुख्य स्रोत, है ना, जिसके बगैर, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। किसी भी रूप में जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो कहीं ना कहीं जो है सूर्य से प्राप्त होती है। हालांकि पृथ्वी की जो भूगर्भिक ऊर्जा है वो इससे इतर हो जाती है, लेकिन जो सूर्य से जो हमें प्राप्त हो रही है ऊर्जा, जो हमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है फोटोन के माध्यम से, वो ऊर्जा जो है वही जीवनदायी है, वही जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो, उसकी क्या गतिविधियां होती हैं। सौर विकिरण के माध्यम से जो है कोई वस्तु होती है, उसका तापमान जो है अधिकतम होता है, तो वहां से जो ऊर्जा का निष्कर्षण होता है वो विकिरण के माध्यम से होता है। कैसे होता है? विकिरण के माध्यम से। अत्यंत उच्च तप्त कोई वस्तु होती है, ठीक जैसे सूर्य है, तो वहां से विकिरण के माध्यम से, लघु तरंगी विकिरण के माध्यम से, है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन के माध्यम से हमें जो है वो तरंगे प्राप्त होती हैं और सौर विकिरण कहलाता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण हेतु ये जो सूर्य का प्रकाश है ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यही पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि अभी देखते हैं कि उसको जो है उसको डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। ये एनसीईआरटी का ही कंटेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है, ऊर्जा घटक में प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि हमने बताया आपको कि पौधे, हरे पौधे, जो हरे पौधे होते हैं, ये हरे, इनकी पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल पाया जाता है ना, उसकी वजह से इनकी पत्तियां हरी होती हैं। तो हरे पौधे भूमि से जल लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का एवं जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, CO2 जो है ले रहे हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त कर रहे हैं और शर्करा या भोजन का निर्माण कर रहे हैं, है ना, ये हरे पौधे, ये ठीक है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे घटित हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया, इसलिए सूर्य जो है, अब हरे पौधों को ये चीजें प्राप्त हो गई, ये ऊर्जा प्राप्त हो गई। अब ये हरे पौधों का भोजन के रूप में जो है जीव पालन करेंगे, जो जैसे खरगोश हुआ, हिरण हुआ, वो इनका भोजन करेंगे। फिर अगले पोषक तत्व जो स्तर पर जो जीव निवास करते हैं वो उन जीवों का भोजन करेंगे, है ना। तो ये क्रम चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से पूरे पर्यावरण का जो है संतुलन बना रहता है। आगे देखते हैं, जो हमने अभी चर्चा किया कि जो प्रकाशी स्पेक्ट्रम है, सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया था। जो सूर्य का प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें कौन सा भाग जो है हरे पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, वो भाग है दृश्य विकिरण, है ना। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की जो रेंज होती है, यहीं पे जो है आपका विबग्योर जो है,
विवग्योर प्राप्त होता है, जो एक क्रम होता है, अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो उसी के अनुसार यहीं पे सारे जो है यहाँ पे इसी तरंग दैर्ध्य की रेंज में ये प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो रेंज है वो 400 से 700 नैनोमीटर है। अगले हो सकता है अगले एग्जाम में जो है यही रेंज पूछ ले आपसे, दृश्य विकिरण की जो है रेंज क्या होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, ये ठीक यही टर्मिनोलॉजी जो है लेखपाल के एग्जाम में पूछी थी। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण प्रकाशीय स्पेक्ट्रम की दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है। ठीक, आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण के रूप में प्रयुक्त होता है। 50% से कम भाग, समझ रहे हैं? जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जो सूर्य से फोटॉन के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसका केवल 50% ही प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण के रूप में प्रयुक्त होता है। 50% से भी कम प्रयुक्त होता है। जबकि पौधे केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का उपयोग करते हैं। कितना का उपयोग करते हैं? 2 से 10% केवल। और जो पूरा जो है सौर ऊर्जा जो है जो हमें प्राप्त हो रही है, उसका केवल 50% से कम भाग जो है इस प्रक्रिया में उपयोग होता है। जबकि पौधे जो है केवल 2 से 10% ही भाग इस 50% का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे जो है प्रकाश की उपलब्धता ही पौधों में जो है उनके पुष्पन के लिए, यानी कि उसमें फूल आने के लिए, उसके बीज निर्माण के लिए, उनके बीजों के अंकुरण के लिए, जो खेतों में हम बीज बोते हैं उनके अंकुरण के लिए प्रकाश जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत सहायक होता है, पादपों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना प्रकाश के ये पूरे पौधों का जीवन ही संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें? आगे देखते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने कहा था ना विवग्योर, अब यहाँ पे आप देख लें, ये जो है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो है दृश्य विकिरण की रेंज है। 400 से लेके 700 की रेंज जो है ये दृश्य विकिरण की रेंज है। इसमें भी जो रेड वाला पोर्शन होता है वो पौधों के पुष्पन के लिए सहायक होता है, और जो ग्रीन वाला होता है वो उनके विकास के लिए सहायक होता है ना? तो इस प्रकार से अब हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। जो हमारा, ये आप स्लाइड में देख रहे होंगे, जो जल मंडल होता है, सबसे पहले झील का देख लेते हैं। जलीय तंत्र में प्रकाश की क्या भूमिका होता है? अभी जो हमने देखा था इसके पहले वाली स्लाइड में, वो स्थल मंडल पे देखा था कि प्रकाश की क्या भूमिका होती है और प्रकाश किस प्रकार से पौधों के विकास में सहायक होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जलीय पारितंत्र होता है, एक्चुअली जलीय पारितंत्र से तात्पर्य ये है कि जो प्रकाश है वो जल में कितनी गहराई तक पहुंचता है, वहां पे कहाँ कहाँ किस प्रकार की वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, किस प्रकार के जीव प्राप्त होते हैं, है ना? तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये देख रहे हैं आप, स्थल मंडल है ना, यहाँ तक, फिर यहीं से जो है झील शुरू हो जाती है। ठीक, तो यहाँ तक तो जो है सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश की ये दिख रहे हैं किरणें आ रही हैं, है ना? तो जहां तक प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं उसको लिम्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लिटोरल जोन। लेकिन जो अंतस्थ भाग होता है किसी झील का, सबसे गहरा भाग जो होता है, जो एकदम मतलब बेनिथ जो क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं डीप वाटर जोन या एबिसल जोन। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको छोटे छोटे जीव प्राप्त होंगे, जैसे घोंघा हुआ या बैक्टीरिया हुआ किसी प्रकार का, है ना? इस तरीके के जीव प्राप्त होंगे, है ना? वेलांचली लिटोरल जोन क्या होता है? जहां तक प्रकाश की पहुंच जो है सुगमता पूर्वक हो जाती है, और वहां पे जड़ युक्त जो है पौधे, पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो है 5 से 10 मीटर तक हो सकता है, यहाँ पे जो है पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, अब अगला जो है लिम्नेटिक क्षेत्र, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन प्राप्त होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो मछलियों की भोजन होते हैं। जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की अधिकता होती है वहाँ पे मत्स्य क्षेत्र विकसित होते हैं। हालांकि ये अभी झील तंत्र है, आगे जब हम लोग कक्षाओं में पढ़ेंगे, जो दो जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधारा, जहाँ आपस में मिलती है वहाँ पे धुंध का निर्माण होता है एवं फाइटोप्लैंक्टन के विकास के लिए आदर्श दशाओं का निर्माण होता है, इसलिए वहां पे मत्स्य क्षेत्र बनते हैं, उसको जार्ज बैंक, ग्रैंड बैंक कहते हैं, है ना? तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि फिर एबिसल जोन जो होता है वहां पे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होता है ना? तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं होगा। हालांकि जब कोई अंतस्थ क्षेत्र होता है, गहरा क्षेत्र होता है, सागरों महासागरों में, वहां कीमियोसिंथेसिस होती है ना? मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा कीमियोसिंथेसिस। लेकिन अभी झील की उतनी गहराई होती नहीं है ना? तो वहां पे ये घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं।
तो जो एबिसल जोन होता है वहां पे आपको घोंघा प्राप्त होगा या अन्य सूक्ष्म जीव, इस प्रकार के अन्य सूक्ष्म जीव प्राप्त होते हैं। तो ये जो है मोटा मोटा जो है जलीय तंत्र में प्रकाश का प्रभाव जो क्या होता है, किस प्रकार से जो है वहां पे जीवन का विकास होता है, तो वो जो है हम देख लिए। अब ये छोटे छोटे पौधे हैं, जब ये अपनी उम्र को प्राप्त हो जाएंगे, फिर ये यही पौधे की टहनियां या छोटे छोटे पुष्प होते हैं, ये भी मछलियों के भोजन होते हैं, जीवों के भोजन होते हैं। फिर जब ये अपनी अंतस्थ अवस्था में पहुंच जाएंगे, फिर ये गल के जो है फिर वहां पे फिर इसी तंत्र में विकसित होंगे, फिर वहां पे वो भी जीवों के लिए डिकम्पोज हो जाएगा। फिर ये इस तरह से पूरी खाद्य श्रृंखला जो है चक्री नुमा चलती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो क्षेत्र है, ये वो हमने देखा झील के बारे में, वो तंत्र था। और ये जो है आपका एक खुला महासागर की जो है ये यहाँ पे प्रोफाइल दी हुई है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी देख रहे होंगे आप, लिखा होगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, है ना। कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है ये महाद्वीपी मग्न तट है, ये महाद्वीपी ढाल है, ये महाद्वीपी राइज है यानी उभार है। ठीक है, ये ओशियन बेसिन है, यानी कि जो महासागरीय मैदान होते हैं ये ओशियन बेसिन है। ठीक है, तो इसको समझाने का तात्पर्य हमारा ये है कि यहां पे जो है लगभग लगभग 200 मीटर तक जो है, 200 मीटर तक प्रकाश की किरणें पेनिट्रेट कर पाती हैं जल को। वहां तक जो है, अगर स्वच्छ जल है तो स्वच्छ जल ही रहता है अधिकांशतः, तो वहां तक जो है सनलाइट जो है, एपिलेजिक जो जोन होता है, सनलाइट जोन 200 मीटर तक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है बड़े बड़े साइनोबैक्टीरिया या शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन, इनका बेहतरीन विकास होता है। और ये कहा जाता है जो O2 पृथ्वी पर सर्वाधिक जो प्राप्त होता है, हालांकि कहा जाता है अमेजन कांगो बेसिन के जो जंगल हैं वो पृथ्वी के फेफड़े हैं, हृदय हैं, लेकिन सबसे मुख्य तथ्य ये है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वो महासागरों से होती है, और वो भी जो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक होते हैं जो, उनके माध्यम से होती है, शैवालों के माध्यम से होती है, शैवालों के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि वही जो है ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा निर्मित करते हैं। फिर आगे जो ट्विलाइट जोन होता है, लगभग एक जगह, मतलब यहाँ पे मंदम प्रकाश, एकदम धुंध नुमा प्रकाश प्राप्त होता है, तो वहां पे जो है बहुत ही मुश्किल ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन यहाँ तक 200 मीटर तक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है गहनता से प्राप्त होती है। जहाँ प्रकाश पहुंचेगा फिर वहां पे पेड़ पौधे होंगे, फिर वहां पे जो है वो अपना विकास करेंगे, उसी उन पे आश्रित होने वाले जीव वहां पे प्राप्त होंगे, फिर एक जो श्रृंखला है ये चलती रहेगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ हमने कहा, यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट का भाग, यहाँ तक जो है ये एक्चुअली जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होती है, आगे जब हम लोग जो है जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे भूगोल विषय में, तब वहां पे जानेंगे ये महाद्वीप का ही हिस्सा कहलाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। लेकिन कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज जो है ये महासागरीय हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सेल्फ तक जो है, यहाँ तक जो है आपको महाद्वीपीय मग्न तक जो है आपको बड़े स्तर पे मत्स्यन होंगे, वहां पे मछली का जो है उत्पादन होगा, उनका जो है शिकार होगा मछलियों का। फिर वहीं पे जो है आपके जो है यहीं पे अपतटीय क्षेत्र कहलाता है, ये अपतटीय क्षेत्र। और यहीं पे जो है ऑयल निष्कर्षण होगा, मतलब जो आपके खनिज तेल प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं, वो ज्यादातर महाद्वीपीय मग्न तट से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, जैसे मध्य पूर्व का देश हुआ या भारत का अपतटीय क्षेत्र हुआ, है ना। तो वो जो क्षेत्र होते हैं ये यही क्षेत्र होते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट वाले ही क्षेत्र होते हैं जहाँ पे खनिज तेलों का प्राप्ति होती है। क्योंकि अतीत में जो है यहाँ पे भूगर्भिक गतिविधियों से जो है वहां पे जीव दबे होते हैं, उनमें जो वसा होती है उसी से निर्माण होता है। ठीक है, फिर आप ये देख रहे होंगे ये जो प्रोफाइल है, फिर ये जो ओशियन बेसिन है, इसके बाद आप देख रहे होंगे ये गहराई यहाँ तक ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है संभावना, ये जो ट्रेंच है यहाँ पे कीमियोसिंथेसिस की संभावना हो सकती है, कि यहाँ पे रासायनिक संश्लेषण जो हो सकता है कुछ जीवों के, कुछ बैक्टीरियों के, है ना। तो ये चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अब आप यहाँ पे एक तथ्य देख रहे होंगे, ये जो बेंथिक जोन है, सबसे गहनता वाला भाग है, वहां पे देखेंगे जो ट्रेंच है इसकी गहराई जो है 10,898 है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,048 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि महासागर की जो ट्रेंचेज जो होती हैं, जो गहराई होती है, गहनतम बिंदु जो होता है, उसमें माउंट एवरेस्ट पूरा पूरा समा सकता है। ठीक, तो इस लिहाज से ये जो तथ्य है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मेरियाना ट्रेंच है लगभग 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहरा है ना, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब हमारा टॉपिक आ जाता है मानव पर्यावरण संबंध। ठीक है, मानव ने किस प्रकार से पर्यावरण को अभी तक प्रभावित किया है, पर्यावरण ने मानव को किस प्रकार से प्रभावित किया है, दोनों के मध्य क्या क्या इंटरेक्शन हुए, किस प्रकार से अंतरक्रिया होती है, किस प्रकार से दोनों के मध्य असंतुलन या संतुलन व्याप्त हुआ है, उसको हम देख लेते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। मनुष्य जो है वातावरण के साथ एक दोहरी भूमिका अदा करता है ना। किस प्रकार से मनुष्य जो है सबसे पहले वातावरण का, पर्यावरण का अपने आप को घटक भी मानता है, फिर पर्यावरण में जो है वो अपने आप को परिवर्तन करता भी मानता है ना। क्योंकि मनुष्य चेतना शक्ति ज्यादा है, सोचने समझने की शक्ति है इतना किसी जीव के अंदर है नहीं, है ना। तो इसलिए अपने आप को बहुत चालाक समझता है और उसी हिसाब से जो है अपना जीवन यापन करता है। तो देख लेते हैं कि जो पर्यावरण के संबंध में मनुष्य की क्या भूमिका हो सकती है, उसे हम सबसे देखते हैं। मनुष्य जो है पर्यावरण में अपनी जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रजनन करता है, अपनी जनसमूहों का निर्माण करता है, संस्थाओं का निर्माण करता है, एक सामाजिक संगठन का निर्माण करता है। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये पर्यावरण के अंदर ही घटित हो रही हैं। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या वृद्धि करता है तो वहां पे जो किस प्रकार से जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, संसाधन पर दबाव पड़ेगा, तो किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करेगा, तो वो जो है सामाजिक कारकों के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, अगला है आर्थिक क्रियाएं। अब मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए पृथ्वी में जो भी खनिज हैं, है ना, जो भी वहां पे संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उनका दोहन करेगा, वहां पे परिवर्तन करेगा। जो कोई चट्टान है वो कोयला खदान है वह युक्त है तो उसको वहां पे जो है कोयले का निष्कर्षण करेगा, है ना, या अन्य तत्वों का निष्कर्षण करेगा। कोई वनीय क्षेत्र है वहां पे अपने आवश्यकता अनुसार उसका जो है दोहन करेगा, लकड़ियों को काटेगा, वहां पे उनको जलाएगा, अपने लिए जो उष्मा उत्पन्न करेगा, या फिर वहां पे जला के स्लैश एंड बर्न जो पद्धति होती है स्थानांतरण कृषि की, उसकी प्रक्रिया वहां पे निष्पादित करेगा। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है अपनी आर्थिक गतिविधियों हेतु भी प्रकृति के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, मनुष्य है चिंतनशील प्राणी है, चेतना ज्यादा विकसित रहती है मनुष्य में, तो वो निरंतर चिंतन के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से तकनीकी विकास करेगा। जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, आगे का आविष्कार हुआ, है ना, आदिम काल में। उसके बाद सभ्यता जो है पटरी पे आ गई, अचानक से क्रांति आ गई, है ना। तो इस तरीके से प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मानव जो है पर्यावरणीय कारक के रूप में जो है किस प्रकार से है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है एक्चुअली देख लेते हैं जो आदिम मानव था। आदिम मानव सबसे पहले जब हमारे जो पूर्वज थे, जो आदिम मानव थे, वो सिर्फ प्रकृति से जो है अपने मूल आवश्यकता के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, है ना, ऑक्सीजन के लिए प्रकृति पे निर्भर थे। जितनी उनको आवश्यकता होती थी उतने कंदमूल फल जो है प्रकृति से तोड़ लेते थे, मांस जानवरों की हंटिंग कर लेते थे, फिर जो है प्रकृति को उसके हाल पे छोड़ देते थे। अब वो अपना प्रकृति अपना पुनरुत्पादन करती रहती थी। लेकिन और अनजाने में ही, जैसे कोई हमने मतलब हमारे पूर्वजों ने आम खाया, आम की गुठली कहीं इस क्षेत्र से ले जाके दूसरे क्षेत्र में फेंक दी, तो इस तरह से आम का जो प्रजाति है उसकी विकास दूसरे क्षेत्रों में हो गई, है ना। कोई और बेर खाया, उसको इस क्षेत्र से ले जाके दूसरे क्षेत्र में, इस तरह से उस प्रजाति की विविधता भी बढ़ रही है, उसका क्षेत्रीय प्रसार भी बढ़ रहा है। तो मानव जो है उस समय जो आदि मानव था उसकी जो भूमिका थी पर्यावरण में, वो रिसीवर और कंट्रीब्यूटर दोनों की भूमिका थी। यानी कि वो जितना प्रकृति से लेता भी था और प्रकृति के विकास के लिए उसके उसमें प्रेरित भी करता था, उसको जो है सहायक भी था एक कारक के रूप में। ठीक है, लेकिन आज का जो मानव है वो किस प्रकार से प्रकृति को प्रभावित कर रहा है या दुष्प्रभावित कर रहा है उसे हम देखते हैं। जब कृषि पद्धति का विकास होता है, भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है, जो वन है, स्थापित वन है, गहन वन है, सघन वन है, उन्हें हम जो है निर्वनीकरण कर देते हैं, वहां से पौधों को पूरी तरह से उनकी विविधता नष्ट कर देते हैं, प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उससे जो है कृषि योग्य भूमि बना देते हैं, फिर वहां पे कृषि करना आरंभ करते हैं। तो हमने तो पृथ्वी में परिवर्तन किया ना, पृथ्वी के पर्यावरण में परिवर्तन किया। ठीक, तो इसकी वजह से जो मानव है वो रूपांतरण कर्ता कहलाएगा कि उसने पृथ्वी को कुछ रूपांतरित किया, है ना। फिर वहां पे हम सिंचाई व्यवस्था का विकास करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है ये स्थिति ठीक थी कि मानव अभी सिर्फ कुछ स्तर पे परिवर्तन ही कर रहा है अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए, अपने भोजन पाने के लिए, है ना, कि पृथ्वी पे इस प्रकार के रूपांतरण कर रहा है। लेकिन पर्यावरण का परिवर्तन करता औद्योगिकरण और नगरीकरण और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये जो स्थिति है ये
उस इसकी अपेक्षाकृत थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कृषि से आधारित चीजों पे निर्भर था, यहाँ पे उद्योग आधारित चीजों पे हो गया कि खनिजों का निष्कर्षण करने लगा, कोयला खदान से निकलने लगे, लौह अयस्क निकलने लगा, उससे सड़कें बनने लगी, है ना। तो इस तरीके से जो है एक नगरीकरण विकास हो गया। फिर वहाँ पे नगरीकरण की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी संसाधन विकसित होते हैं, जो भी चीजें जरूरत होती हैं, है ना, उनका विकास होने लगा। फिर मोटर वाहनों का विकास हुआ, तो उससे निकलने वाले प्रदूषण से, है ना, वहाँ पे वायु प्रदूषण की स्थिति बढ़ने लगी, वायुमंडल की जो गैसें हैं उसमें जो है विसंगतियां उत्पन्न होने लगी। तो इस प्रकार से मानव अब परिवर्तन करता हो गया। मानव यानी कि जो पर्यावरण की, वायुमंडल की जो स्थापित नियम है, विनियम है, उसमें जो है पर्यावरण के जो मानव जो है उसमें अब परिवर्तन करने लगा है कि ऑक्सीजन की मात्रा कुछ थी, है ना, 21% के आसपास, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो थी अभी जो है बढ़ के कुछ और हो गई। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो चेंजेज हो रहे हैं, ये जो प्रवृत्तियों में बदलाव हो रहा है, यही जो है मानव यहाँ पे ये भूमिका अदा कर रहा है। तीसरा जो है डिस्ट्रॉयर के रूप में पर्यावरण के, ये जो है सबसे घातक है। अब मानव ने अपनी लालसा को इस स्तर पे बढ़ा दिया कि मानव प्रकृति से एकदम अतिदोहन, अतिशय दोहन, है ना, कि पूरी तरह से निर्वनीकरण कर दिया, पूरी प्रकृति को जो है वन से मुक्त कर दिया। संसाधनों का इतना अतिशय दोहन हुआ कि वहां पे अब मानवीय सभ्यता निवास कर ही नहीं सकती, अधिवास विकसित हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस स्तर पे और नदियों, जलों, सबको पूरे पूरे पर्यावरण को दूषित कर दिया। यानी कि जो एक पृथ्वी की वहनीय क्षमता होती है, पृथ्वी की पुनर्भरण की क्षमता होती है, जो एक होता है ना, एक टर्म है ग्रहीय सीमा, जो पृथ्वी की ग्रहीय सीमा है ना, कि कितने स्तर पे जो है पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, कितने स्तर पे एरोसोल की मात्रा होनी चाहिए जिससे जो है प्रकाश पृथ्वी पे आ सके, है ना। तो ये जो ग्रहीय सीमा है, भूमि उपयोग में किस स्तर तक परिवर्तन होना चाहिए, जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, है ना। तो मानव ने सभी ग्रहीय सीमा, लगभग 9 के आसपास ग्रहीय सीमाएं हैं, सबको जो है डिस्टर्ब कर दिया, पूरे सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो स्थिति कहलाती है, ये विध्वंसकर्ता की कहलाती है। मानव इस स्थिति में पहुंच चुका है। शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले मानव जो है, आदि मानव जो ग्रहीता और कंट्रीब्यूटर के रूप में था, उसके बाद पर्यावरण का रूपांतरण करता हो गया, तत्पश्चात परिवर्तन करता हो गया। अब आज की स्थिति में मानव जो है विध्वंसकर्ता के रूप में हो गया है। पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह गई है, अब दूसरे ग्रहों का अन्वेषण जारी है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, क्रम देख लेते हैं, परिवर्तन, चेंजेज किस प्रकार से हुए आज तक जो है, उसे हम देख लेते हैं मानव एवं पर्यावरण के संबंध में जो है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव एवं पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध किस प्रकार से रहे हैं, उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले मानव जो है आखेट एवं भोजन संग्रहण से संबंधित था, है ना, कि मानव प्रकृति का स्वयं को अंग मानता था, कि मानव अपने आप को प्रकृति से विलग नहीं करता था, अलग नहीं करता था। वो जानता था कि हमें प्रकृति से कितना चाहिए। अगर हम प्रकृति को नाराज कर देंगे, दुखी कर देंगे, तो प्रकृति जो है हमें जो दे रही है वो नहीं देगी, है ना। हम उसको फल, पेड़ पौधे, जो भी उन संसाधन का दोहन कर रहे हैं, तो मानव जो है अपने आप को पर्यावरण से निम्न, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत शामिल करता था, उसको जैसे ना छत्र छाया में रहता था पर्यावरण के, तो वो एक अंग के रूप में था। ये अवधारणा यहाँ पे थी। मानव प्रकृति पर पूर्ण रूपेण निर्भर था, हर चीज के लिए, भोजन, पानी, वस्त्र, निवास, है ना, भोजन के लिए फल तोड़ लेना, वस्त्र के लिए जो पत्तियों की छाल लपेट लेना, है ना, रहने के लिए गुफाओं में जाके रह लेना, तो ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पे फिर झीलों से पानी पी लेना, झरनों से पानी पी लेना, नदियों से पानी पी लेना। तो ये सब जो है पूरी रूप तरीके से जो है मानव प्रकृति पर निर्भर था। और जो मानव के संबंध थे जो है प्रकृति के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में, वो काफी फ्रेंडली संबंध थे, रिलेशन थे, ठीक है, मित्रवत संबंध थे। और मानव घुमंतु प्रकृति का था, मतलब घूमता रहता था, एक ही जगह रुक के जो है वहां के संसाधनों का दोहन नहीं करता था। ठीक है, फिर इसके बाद एक स्थिति आती है पशुपालन एवं पशुचारण। इस काल में कुछ परिवर्तन की प्रवृत्तियां दिखती हैं। जैसे मानव अब पशुओं का जो है यहाँ पे तो थोड़ा बहुत शिकार करता था, लेकिन अब यहाँ पे पशुपालन भी करने लगा, है ना। जो उनको पशु ज्यादा पसंद आए, है ना, जैसे गाय हुआ या कोई और जीव जंतु दूध के लिए या अन्य संसाधनों के लिए, उनका जो है पालन करने लगे। लेकिन वो अभी भी जो है चरवाहे की स्थिति में ही थे, है ना। फिर पशुओं को पालतू बनाना, उसके बाद स्थानांतरण कर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं था, क्योंकि वो एक ही जगह रुकते नहीं थे, स्थानांतरणशील व्यवस्था थी उनकी। जनसमूह का निर्माण होने लगा था, समूह में रहने लगे थे, समूह में पशुओं का पालन होने लगा था।
है ना, लेकिन एक ही जगह रुक कर संसाधनों पे उनकी वहनी क्षमता से ज्यादा दोहन नहीं करते थे। ठीक है, तो ये जन समुदाय की जो निर्मित भावना थी ये यहीं पे विकसित हो जाती है। तीसरा जो काल आता है वो है पौधे पालन यानी कि कृषि का काल जो आ जाता है। इस काल में थोड़ा सा परिवर्तन शुरू होता है ना, मानव प्रकृति में परिवर्तन करना शुरू होता है, क्योंकि अगर कृषि करेगा तो सबसे पहले कृषि योग्य भूमि का निर्माण करना पड़ेगा। जो भी वहां पे स्थापित जैविक संसाधन है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, उनको जो है डिस्टर्ब करेंगे, है ना। तो स्थायी जीवन की शुरुआत जो है कृषि से होती है, क्योंकि कृषि करने के लिए आपको स्थायी रहना पड़ेगा, कम से कम एक फसल चक्र, दो फसल चक्र तक तो रहना ही पड़ेगा निम्नतम, है ना। जो हमारी स्थानांतरण कृषि होती है उसमें भी तब तक जो है कोई जाति या जनजाति निवास करती है जब तक कि उसकी उर्वरक क्षमता खत्म नहीं हो जाती है, स्लेश एंड बर्न कृषि में, है ना। तो तब तक के लिए आपको वहां पे स्थायी जीवन की अवधारणा जो है यहाँ से कृषि काल से आ जाती है। फिर ये अतीत की बात हो रही है, प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है। फिर सामाजिक वर्गों एवं संगठनों का विकास हो जाता है ना। जैसे कुछ समूह इकट्ठा हो जाते हैं, अपने जो पशुओं का जो है यहाँ पे पालन किए थे वो एक उनकी रक्षा के लिए सरदार वाली पद्धति आ जाती है कि एक वहाँ पे मुखिया चुनाव हो जाता है ना। तो ये जो व्यवस्था होती है सामाजिक वर्गों का उद्भव हो जाता है, संगठन की उत्पत्ति हो जाती है। फिर खाद्यान्न फसल का उत्पादन शुरू हो जाता है, जैसे गेहूं, जौ, चना, चना शायद बाद में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और सबसे मुख्य बात, नदी घाटी सभ्यता का विकास होता है यहीं से। जो हम अतीत में देखते हैं, नील नदी की घाटी की, मिस्र नदी की घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब जो नदीय सभ्यताएं हैं, क्योंकि नदियां जो होती हैं सभ्यताओं का पालना कही जाती हैं, क्योंकि नदियां ही वहाँ पे जल की उपलब्धता कराएंगी, वहाँ पे जो है जो भी कृषि योग्य भूमि है उसकी सिंचाई के लिए व्यवस्था हो पाएगी, नहरों का विकास हो पाएगा। तो इसलिए नदियां वहाँ पे महत्वपूर्ण थी, और नदियों के सहारे ही अतीत में जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के सहारे ही हुई। वहाँ पे जब कृषि पालन शुरू हुआ, है ना, पशुपालन शुरू हुआ, तो वहाँ पे कुछ अधिशेष जो है उत्पन्न हुए, जिससे और वर्गों की उत्पत्ति हुई, है ना। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पे जो है स्थानांतरण कृषि अभी भी कुछ रूपों में थी, विद्यमान थी, खत्म नहीं हुई थी, लेकिन स्थायी कृषि भी यहाँ पे शुरुआत हो गई थी और स्थायी जीवन भी आरंभ हो चुका था। फिर यहीं पे जो है सांस्कृतिक पर्यावरण का भी विकास होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? एक्चुअली मनुष्य जो है अपनी सुविधा अनुसार जैसे सड़क का निर्माण कर रहा है, पुल का निर्माण कर रहा है ना, खेतों का निर्माण कर रहा है, तो ये जो प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है, ये कल्चरल ह्यूमन अपनी संस्कृति के अनुसार परिवर्तन कर रहा है। तो यही जो है ये सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है मानव का। यानी कि जो मानव का प्रभाव प्रकृति पे पड़ा है, वही जो प्रभाव है वही सांस्कृतिक पर्यावरण है। किस प्रकार से मानव ने जो है प्रकृति को परिवर्तित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं ये अभी कॉन्सेप्ट किसने दिया है, अभी आगे की चीज चर्चा करेंगे। अब आता है चौथा, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण। ये जो है काल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पर्यावरण में विसंगतियां उत्पन्न होना आरंभ होती हैं। ठीक है, 1750 के पश्चात ये काल जो कहलाता है ये जल विभाजक काल कहलाता है। यहाँ से ड्रेस्टिकली चेंज होते हैं, पूरे जो है मानव इतिहास में जो है परिवर्तन होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति उत्पन्न होती है या आरंभ होती है या शुरुआत जो होती है वो ब्रिटेन से होती है। वहां से जो है पूरे यूरोप में जो है ना, उसका विकास होता है। और बाहर जानते हैं 1750 के आसपास, 1757 फिर 1764 के युद्धों के पश्चात भारत जो है लगभग औपनिवेशिक सत्ताएं भारत में स्थापित हो जाती है। भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक घोषित हो जाता है ना, स्थापित सत्ता के द्वारा। तो ये जो है भारत के संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन 1750 का जो काल है ये औद्योगिकरण का क्या काल है और किस प्रकार से ये पर्यावरण को डिस्टर्ब करता है उसे देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा संसाधनों का अतिशय दोहन, जहां पे अति आ जाती है ना, अति सर्वत्र वर्जित कहा जाता है ना हमारे कल्चर में, तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है कि अतिशय दोहन, यानी कि कोयले का निष्कर्षण हो रहा है झारखंड से या रानीगंज से, है ना, तो यहाँ पे जो है या बोकारो से या उड़ीसा से, है ना, तो इतना बुरी तरह से दोहन किया जाता है कि वहां पे मीलों मीलों तक जो है वहां पे जन अधिवास नहीं स्थापित किया जा सकता। वहां पे प्रदूषण है, वहां पे पूरी काली जो है, वहां पे नदियां जो है पूरी तरह प्रदूषित हो गई हैं, है ना, जैसे दामोदर नदी थी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई थी जैव मरुस्थल के रूप में। तो मनुष्य ने पूरी तरह से पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया औद्योगिक क्रांति के दौरान। वहीं से जो है विध्वंसकर्ता, डिस्ट्रॉयर के रूप में उसकी भूमिका निर्धारित होती है। आगे देखते हैं आर्थिक निश्चयवाद, जो अभी हमने आपसे चर्चा की है, भौतिकतावाद, मतलब भौतिकवादी संस्कृति की
पाश्चात्य संस्कृति की यहाँ पे उत्पन्न होता है। मतलब आपको एक जूते की जरूरत है, एक शर्ट पैंट की जरूरत है, लेकिन आप 10-10 जूते शर्ट पैंट की आवश्यकता, मतलब आप दिखावे की संस्कृति यहाँ पे उद्भव होता है ना। फिर उसके बाद पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक समस्याओं का उद्भव। मानव जो है इतने बृहद स्तर पे औद्योगिक क्रांति होती है, तो यहाँ से जो है CO2 का इमिजन होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिजन होता है, परिवहन साधनों से जो है बड़े स्तर पे वायु प्रदूषण होता है, जल औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलते हैं जल के रूप में वो नदियों में प्रसारित कर दिया जाता है, जिससे वहां पे जो है पूरी तरह से नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। तो पूरे विश्व स्तर पे जो है अब वर्तमान तक आते आते जो है पूरा महासागरीय तंत्र से लेके नदी तंत्र से लेके सारा जो है वायु तंत्र से लेके सब कुछ प्रदूषित हो जाता है। तो यहां तक आके मानव की जो है डिस्ट्रॉयर की भूमिका सुनिश्चित हो जाती है। मानव ने पूरी तरह से पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। आगे देखते हैं। अब पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, ये दूसरे स्वरूप में उसकी श्रृंखला खनन, उत्खनन एवं पर्यावरण प्रभाव। जैसा कि हमने आपने आपसे आगे की चर्चा की कि खनिज उत्खनन, जो भी खदानें होती हैं, कभी वहां पे आप जाके विजिट करेंगे तो देखेंगे कि जैसे खासकर कोयला खदानें जहां जहां हैं भारत में, कभी अवसर मिले तो जाइएगा, देखिएगा कि वहां पे आप देखेंगे कि वहां का जो पूरा क्षेत्र है वो पूरी तरह से वहां पे अगर PM2.5 या PM10 कणों की जो मापन होती है वहां देखेंगे तो वो बहुत उच्च स्तर पे प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? वहां पे एकदम सांस लेने योग्य वायु नहीं रहती है, इतना ज्यादा प्रदूषण होता है। तो जो उत्खनन वाले क्षेत्र होते हैं वो पूरा पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हो जाता है। फिर हम जानते हैं मानव जो है अपने अनुसार जो है सड़क पुल का निर्माण करता है, नदी जोड़ो परियोजनाएं, भारत में इतनी सूर्य केन बेतवा प्रोजेक्ट जान ही रहे हैं कितना उसका विरोध हो रहा है, जहां से नदी जो जोड़ी जा रही है, नदी का एक अपना तंत्र होता है, एक अपना जैव विविधता वहां पे निवास करती है उसकी, है ना। वो एक नदी का अपना स्वयं का पारितंत्र होता है। अब उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना, बांध बनाए जा रहे हैं, है ना, बांधों के निर्माण से। फिर रेत उत्खनन जान रहे हैं, रेत उत्खनन, ये जो भारत में कहा जाता, अभी जो हाल फिलहाल में पिछले वर्षों में जो भी भारत में बाढ़ आई, तो मनुष्य ने क्या किया कि जो रेत उत्खनन कर दिया, जो एक तरह से बैरियर का काम करती थी बाढ़ के लिए, वहां पे उनका जो है दोहन, अतिशय दोहन हो गया, है ना। तो पूरा जो हमारा पारितंत्र है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं औद्योगिकरण का पर्यावरणीय प्रभाव किस प्रकार से। हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन जानते हैं, हमने अभी आगे चर्चा किया। वायु प्रदूषण बढ़ा, जल प्रदूषण दूषित किया, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, ई अपशिष्ट प्रदूषण। एक्चुअली जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई, जैसे औद्योगिक क्रांति 1, 2, 3, अभी तो औद्योगिक क्रांति 4th शुरू हुई है, 4.0। एक संस्था है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसकी शुरुआत की गई, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की। चतुर्थ औद्योगिक क्रांति जानते हैं आप, AI से रिलेटेड है, या है ना, टेक्नोलॉजी इनरिचमेंट जो होती है, मतलब कि आप एडवांसमेंट जो होती है वहां पे, कि आप जो अभी iPhone 16 यूज कर रहे थे, अब iPhone 17 यूज करेंगे, तो जो 16 है वो कहाँ जाएगा, है ना। अभी तक आप जो है CRT मॉनिटर यूज कर रहे थे, अब आप LCD मॉनिटर यूज कर रहे हैं, LED मॉनिटर यूज कर रहे हैं, तो जो पिछला मॉनिटर था वो कहाँ जाएगा, वही तो अपशिष्ट निर्मित कर रहा है। और वो आप जानते हैं जैव निम्नीकृत योग्य नहीं है ना। प्लास्टिक प्रदूषण इतना हो रहा है, बीट दी प्लास्टिक पॉल्यूशन, आप जान रहे हैं, जो है अवधारणा चल रही है, कितने वर्षों से चल रही है कि हम जो है प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पा सकें, है ना। तो ये हर तरीके से जो है हम पर्यावरण पर जो है प्रभाव डाल रहे हैं और पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। डंपिंग यार्ड, कभी आप दिल्ली जाइए, वहां पे ओखला वाला जो डंपिंग यार्ड है उसे देखिए, वहां 2-3 किलोमीटर के इर्द गिर्द आप देखेंगे एकदम गंद सी आती है, वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं भगवान ही जाने, इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है। अब दिल्ली की स्थिति तो ज्यादा दयनीय है। फिर वहीं पे देखते हैं नाभिकीय जो घटनाएं हैं, जैसे चेरनोबिल की घटना जो यूक्रेन में हुई थी, फुकुशिमा की घटना जापान में हुई थी। ये दोनों घटनाएं जो हैं, एक तरह से देखा जाए तो अभी तक तो जो मानव छोटे स्तर, अपेक्षाकृत छोटे स्तर पे पृथ्वी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन ये जो पर्यावरणीय या नाभिकीय घटनाएं हुई, इसने तो पूरे के पूरे पारितंत्र को एकदम, पृथ्वी आवास योग्य रही नहीं जाएगी। इतने ज्यादा एटॉम बम का आविष्कार हो चुका है, इतने ज्यादा भारत के पास, या सिप्री की रिपोर्ट आती है, वहां पे देखते होंगे आप कि किसके पास कितने हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, तो वहां पे पता चलता होगा आपको कि ये जो घटनाएं, हालांकि ये जो चेरनोबिल और फुकुशिमा है, ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर थे, वहां से लीकेज हुआ, है ना। अभी भी जानते हैं आप कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वहां से जो अपशिष्ट निकलता है, यानी कि जो ईंधन होता है, जो अपशिष्ट बनता है, तो उसके
कहते हैं उसके निष्पादन के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जो है उसको कहीं ना कहीं प्रकृति को बहुत बृहद स्तर पर दुष्प्रभावित कर रहे हैं, जिसका प्रभाव जो है दूरगामी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है पृथ्वीवासियों की बिल्कुल नहीं रह जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि हम कृषि पद्धति अपना लिए, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ज्यादा से ज्यादा हमें उत्पादन करना होगा कृषि से, ताकि हम भरण पोषण कर सकें, दुनिया के अन्य देशों को निर्यात भी कर सकें, है ना। भारत जान रहे हैं कृषि क्षेत्र में भी जो है ज्यादातर दालों पे या तेल पे हम आयात ही कर रहे हैं, अभी भी खाने वाला तेल, है ना। ठीक है, तो उस लिहाज से जो है अधिक इस ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जो भोजन के माध्यम से, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और जानते हैं बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है हमारे शरीर में। ठीक, फिर रासायनिक खाद, यूरिया, सबसे ज्यादा यूरिया का उपयोग होता है नाइट्रोजन प्रधान उर्वरक के रूप में, है ना। और यही जो है यूरिया जो है आपकी नाइट्रोजन जो है या खेतों से निकल के वर्षा के समय बहते हुए जल से आके आपको जो है जलीय तंत्रों में शामिल होता है, वहां पे जो है फिर आप जानते हैं बीमारी ब्लू बेबी सिंड्रोम और सब चीजें वहां पे शामिल होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं। और भूमि उपयोग परिवर्तन, पूरी तरह से जो भूमि का स्वरूप है उसको मनुष्य अपने अनुसार परिवर्तित कर रहा है, लेकिन वहनी क्षमता को पूरी तरह से दोहन कर दे रहा है, निर्वनीकरण हो जा रहा है। जितने भी वृक्ष हैं हम उसका अस्तित्व समाप्त कर दे रहे हैं, नए वृक्ष अभी उगने में समय लगेगा, और जो नए वृक्ष उगेंगे भी, वो जो बड़ा वृक्ष था उसका जो एक पारितंत्र था, और जो छोटे छोटे वृक्ष उगेंगे उनका जो पारितंत्र है वो निर्मित होने में बहुत समय लगता है, 20 साल 25 साल लगते हैं। तो इस तरह से मानव जो है किस तरह से पूरी पृथ्वी को परिवर्तित कर रहा है, अपने प्रभाव जो है पर्यावरण पे किस तरह से जो है गहनता से दुष्प्रभावित कर रहा है पृथ्वी को, वो हम यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगला आता है शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव। अभी हमने आपसे चर्चा किया ये वहनी क्षमता क्या है, से अधिक जनसंख्या, जिसे कहा जाए कि यहां पे 10 लोगों के लिए भोजन पानी आवास की समुचित व्यवस्था है, और यहां पे 20 लोग उपस्थित हो जाएं, 10 लोगों के लिए भोजन पानी आवास की व्यवस्था है और 20 लोग उपस्थित हो जाएं, तो यही स्थिति कहलाती है वहनी क्षमता से अधिक जनसंख्या। यानी कि 10 लोगों के लिए संसाधन पृथ्वी पे उपलब्ध हैं, लेकिन वहनी क्षमता यानी कि जो वहन करने की क्षमता है पृथ्वी की या किसी तंत्र की, उससे ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित हो गए हैं। तो ये समस्या हो रही है भारतीय शहरों की। भारत का प्रत्येक शहर जो है इस समस्या से ग्रसित है ना। आवश्यकता से अधिक जो है प्रवासन हो रहा है रोजगार के लिए या अन्य चीजों के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए लोग जो है शहरों का पलायन कर रहे हैं। आर्द्र भूमियों एवं नदी बेसिनों का अधिग्रहण, भूमि भी तो संसाधन है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे देखते थे हम लोग बचपन में कि जो हम लोग के गांव थे वहां पे जो है मतलब गड्ढे होते थे, झीलनुमा तंत्र होता था, उसको कूड़े करकटों से हम लोग पाट दिए, फिर वहां पे समतल हो गया, फिर पता चला वहां पे जो हम लोग जो है घर बना लिए, नया घर बना लिए। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब शहरों में भी हो रहा है, गाँव में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम जो है पृथ्वी की जो पुनर्भरण की क्षमता है, यानी कि जो आर्द्र भूमियां थी, वो जानते हैं आप जो है जलीय तंत्र के लिए फेफड़े का काम करती हैं। वहां पे जल वहीं से जाता है, रिस रिस के अंदर तक सतहों में जाता था, फिर वही हम पेयजल के रूप में उपयोग करते थे। वहीं से भूगर्भ जल के पुनर्भरण की वहां पे व्यवस्था होती थी, लेकिन उनका भी हम विनाश कर दे रहे हैं, है ना। फिर वनी भूमि का दोहन, जो भी वन थे, अभी तो भारत में 33% वन रह ही नहीं गए, लगभग 24 के आसपास है ना। उसमें भी वनावरण ज्यादा है, एक नई टर्मिनोलॉजी के आसपास उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो इस लिहाज से देखें कि हमने पर्यावरण को कितने बृहद स्तर पर जो है क्षतिग्रस्त किया है, जिसकी मतलब पुनर्भरण क्षमता जो है उसको हम बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। तो इस तरह से मानव जो है पूरे पर्यावरण को किस प्रकार से दुष्प्रभावित किया है उसको हम जानने का यहाँ प्रयास किए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मानव पर्यावरण संबंधी जो अवधारणा है, भौगोलिक चिंतनों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, व्यक्त किया है, या किस प्रकार से चर्चा की उस पर एक व्यवस्थित क्रम में, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपकी एक अवधारणा आती है, एक अप्रोच आता है नियतिवाद। नियतिवाद क्या है, डिटर्मिनिज्म क्या है? नियतिवाद जर्मनी की अवधारणा है, जर्मन भूगोलवेत्ताओं की अवधारणा है। नियतिवाद कहता है कि हमें मनुष्य जो है वो प्रकृति का अंग है। मनुष्य के जो संबंध है प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वो अभिभावक एवं बच्चे की तरह से जो संबंध होते हैं उस प्रकार से है। मनुष्य जो है पर्यावरण का अंग है, तत्व है, पर्यावरण का घटक है ना। प्रकृति ने मनुष्य का निर्माण किया है, प्रकृति ने, पर्यावरण ने, पर्यावरणीय दशाओं ने मनुष्य का निर्माण किया है। समझ रहे हैं? यानी कि
हम जो है पर्यावरण को सर्वोपरि मान रहे हैं, ठीक है। और ये विचार जो है पूरी तरह से ये कहता है कि हमें जो है प्रकृति को जो है हमेशा सर्वोपरि रखना पड़ेगा। प्रकृति जो है समय समय पे जो है हमारे लिए सारे संसाधन उपलब्ध कराती है, हमें एक समुचित वे में जो है उन संसाधनों का उपयोग करना है और प्रकृति के भूतल पे हमें निवास करना है। मनुष्य भूतल की ही उपज है, ठीक है। तो ये जो है इस संबंध में जर्मन विचारक रेटजेल, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर एवं एलन सैम्पुल जो है शामिल होते हैं। इन विचारकों के नाम आप जो है ऐसे रिवीजन के तौर पे देख लेंगे, कभी हो सकता है पूछ ले, ठीक है। अगली जो अवधारणा आती है वो है संभववादी, पॉसिबिलिज्म। संभववादी लोग कहते हैं कि मानव प्रकृति का सक्रिय तत्व है, एक्टिव कंपोनेंट है, यानी कि मानव प्रकृति में अपने लिए संसाधनों हेतु परिवर्तन कर सकता है। मानव प्रकृति से संसाधनों का दोहन करेगा, मानव संसाधनों का जो है अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करेगा, मानव प्रकृति में पर्यावरण में परिवर्तन करेगा। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ी सी अतिशयवादी अवधारणा है। अभी तक हम मानव जो है नियतिवाद में प्रकृति का अंग था, प्रकृति में परिवर्तन करता नहीं था। लेकिन संभववादी जो विचारक हैं वो कहते हैं मानव जो है प्रकृति का सक्रिय तत्व है, मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। समझ रहे हैं कि यानी कि हम प्रकृति को जो है अपने अनुसार कुछ भी बदल सकते हैं, वहां पे पुल का निर्माण कर सकते हैं, नदियों की धारा को मोड़ सकते हैं, है ना, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की नदियों को जोड़ सकते हैं। तो ये सब जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है वो संभववादी विचारधारा के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। प्रकृति में अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार परिवर्तन कर सकता है। सॉरी। इसके जो प्रमुख विचारक हैं, लाब्लास जो है इस अवधारणा के प्रमुख विचारक कहे जाते हैं। जीन ब्रून्स भी हैं, आयसा बोमेन भी हैं। ये जो नाम है कार्ल सावर का, सॉरी, इन्होंने ही सांस्कृतिक पर्यावरण की अवधारणा दी थी। जो ज्योग्राफी में कल्चरल ज्योग्राफी है उसके ये पितामह कहे जाते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि मानव ने जो पुलों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, है ना, जो प्रकृति में जो रूपांतरण किए हैं, कृषि भूमि शहरीकरण, है ना, ये सब चीजें जो मानव द्वारा निर्मित है, मानव निर्मित ये सब मानव की संस्कृति की जो है रूपांतरण है, मानव की संस्कृति का दर्शाने वाली है, उसको प्रतिबिंबित करती हैं, डिनोट करती हैं। समझ रहे हैं? तो इन्होंने जो है ये संकल्पना दी। लुसियन फेवरे ने, इसको याद कर लीजिएगा, लुसियन फेवरे ने संभववादी जो शब्द है उसे दिया था, ठीक है। तो हमने जान लिया कि संभववादी जो अवधारणा है वो नियतिवादी अवधारणा के जस्ट विपरीत है। यानी कि संभववादी प्रकृति को जो है दोहन करने लिए, अतिशय दोहन करने लिए, प्रकृति को जो है उपयोग के रूप में देखते हैं, यूजेबल देखते हैं। लेकिन जो नियतिवादी हैं वो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, प्रकृति को अपना प्रकृति का अंग मानते हैं, मनुष्य को, है ना, उसको घटक के रूप में अपना देखते हैं। वहीं इन दोनों अतिशय अवधारणाओं से विपरीत जाके एक समन्वयकारी अवधारणा विकसित होती है जिसे कहते हैं नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म अप्रोच। अतिवादी अवधारणा का इसने खंडन किया और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो नीति। यहीं से इस बार लेखपाल में प्रश्न आया था जो बच्चे नहीं कर पाए थे। ये अवधारणा एक्चुअली इन दोनों से विपरीत जाके एक मध्यम मार्ग का विकास करती है, एक, है ना, समन्वयकारी अवधारणा का विकास करती है कि नहीं, मनुष्य जो है पूर्णतः प्रकृति पर विजय भी नहीं प्राप्त किया है, मनुष्य पूर्णतः पृथ्वी पे आश्रित भी नहीं है, थोड़ा बहुत अब मनुष्य अपने अनुसार जो है, यानी कि इस स्तर तक जो हम दोहन करेगा कि जहां पे आने वाली पीढ़ियों के लिए, वहीं पे रुक जाएगा जहां पे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन खत्म ना हो जाए, भावी पीढ़ियों के लिए, और वहां तक जाएगा जहां तक उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। समझ रहे हैं? यहीं से जो है आपके सतत विकास की अवधारणा की नींव पड़ जाती है और सतत विकास की अवधारणा जो है यहीं से उभर के आती है। यहां से प्रश्न भी इस प्रकार से आते हैं। और ये जो अवधारणा है इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। एक और वैज्ञानिक हैं OH के स्पेट, इन्होंने जो है
चयन की अवधारणा दिया था, मतलब मनुष्य अपनी इच्छाओं अनुसार, अपनी चयनात्मक शक्ति के अनुसार प्रकृति से जो है चयन कर सकता है, क्या छांट सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा एवं नवनियतिवादी अवधारणा जो है किस प्रकार से पर्यावरण के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, और यही तीनों अवधारणाओं के माध्यम से पूरा पर्यावरण की जो है एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है किसी बच्चे का, है ना। तो अब मुझे समझ में आ सकता है कि आप लोग जो है इन तीनों अवधारणाओं को जान के और इनको समझ के अपने अंदर एक अवधारणात्मक विकास देख रहे होंगे कि हम जो है किस प्रकार से किस श्रेणी में शामिल होते हैं, कि हमें जो है नवनियतिवादी अवधारणा को लेकर आगे बढ़ना होगा। कैसे? पर्यावरणीय सुरक्षा, यही एक शब्द जो है पर्यावरण, आपके सिलेबस में सबसे पहला शब्द यही है, पर्यावरणीय सुरक्षा। इसे समझाने के लिए हमें ये पूरा एक भूमिका रूपी क्लास का जो है आयोजन करना पड़ा, जिसे समझाना पड़ा आपको। अब मुझे लगता है कि ये जो है बिंदु समझ जाएंगे आप बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी, यानी कि इको फ्रेंडली जो है टेक्निक जो होती है, जैसे अभी देख रहे हैं आप जो है ई रिक्शा चल रहा है, ढेर सारे ई रिक्शा चल रहे हैं, है ना, ई व्हीकल आ रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है हम ज़्यादातर जो है सोलर प्लांट लगा रहे हैं, है ना, पवन ऊर्जा का विकास हो रहा है। तो ये जो सब हम देख रहे हैं अचानक से इतने सब जो है इको फ्रेंडली तकनीकी आ रही है, रूफटॉप जो है सोलर प्लांट लग रहा है, तो ये सब पर्यावरण की सुरक्षा को ही ध्यान में रखकर किया गया। अतीत में जो है या औद्योगिक क्रांति से लेकर अभी वर्तमान तक जो हमने पर्यावरण का दोहन किया है, बस उसे थोड़ा सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, इको फ्रेंडली के माध्यम से। दूसरा है परियोजनाओं का मूल्यांकन। ये मैं यहाँ पे ये सब चीजें ये हैं कि किस प्रकार से हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं अब जाके, है ना। अभी तक तो जो हमने पर्यावरण में विसंगतियां उत्पन्न की हैं, जो विध्वंस किए हैं, जो डिस्ट्रॉय किए हैं नेचर को, उसे तो कर दिए, लेकिन अब किस प्रकार से हम उसे जो है बेहतर रूप दे सकते हैं, किस प्रकार से उसका पुनर्भरण हो सकता है ना, किस प्रकार से वो अभी भी मानव के आवास अधिवास के लिए योग्य रह सकती है, तो उसके लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं उसकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, परियोजना मूल्यांकन, जैसे कोई परियोजना चल रही है, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम हो या सपोज कीजिए जैसे जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है केन बेतवा, अब इसे हम देख सकते हैं कि इस नदी जोड़ो परियोजना का क्या लाभ होगा, कितने स्तर पे जैव विविधता की हानि होगी, कितने लोगों का पलायन होगा, कितने लोगों का घर या जो भी वहां पे उनके अधिवास हैं उनका विनाश होगा, है ना। तो इसका जो एक आकलन होता है ना, तो उसको जो है आर्थिक दक्षता उस परियोजना की कितनी होगी, है ना, तो उसको ध्यान में रख के ये जो मूल्यांकन है ये किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम हर उस परियोजना का मूल्यांकन करेंगे जो पर्यावरण को दूषित कर सकती है या पर्यावरण में भी क्षोभ उत्पन्न कर सकती है, तो हम एक व्यवस्थित क्रम में जो है अपने विकास की सुचारू यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, प्रभावशाली एवं जवाबदेही तंत्र, इसके माध्यम से क्या है कि जैसे अगर चाहे प्राइवेट सेक्टर या कोई भी सेक्टर की स्कीम, जैसे अगर कोई कुछ पर्यावरण में विक्षोभ उत्पन्न करती है या जैव विविधता की हानि करती है, जैसे हमारा एक संस्था है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जब भी चाहे सरकार के स्तर पे चाहे प्राइवेट सेक्टर के स्तर पे कहीं भी जैव विविधता या किसी पारितंत्र से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित कहीं कुछ हानि उत्पन्न होती है या कुछ विसंगति होती है, तो स्वतः संज्ञान के माध्यम से एनजीटी जो है वहां पे अपने निर्णय लेती है ना, वहां पे अपने फैसले सुनाती है, उस पर जुर्माना थोपती है या अन्य चीजें। तो ये जो है जवाबदेही जो का जो तंत्र है एनजीटी, ये जो है यहाँ पे इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला है पारिस्थितिकी साक्षरता क्या है। अब सिर्फ पर्यावरण क्या सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, एक एक जो पर्यावरण पे आश्रित लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है ना। तो उसके लिए लिटरेसी, है ना, इन्वायरमेंटल लिटरेसी जरूरी है, यानी कि हम प्लास्टिक थैले का उपयोग कम करें, हम जो है ऐसे साधनों का उपयोग करें जो जैसे कहीं जाना हुआ तो हम जो है प्राइवेट साधनों के बजाय जो है हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। तो इस प्रकार से जो है हम प्रकृति संरक्षण के लिए सहायक हो सकते हैं। इसके लिए संरक्षण चेतना की आवश्यकता होगी, जन जागरूकता में जो है डेवलप करना होगा, विकास करना होगा उसका,
है ना। फिर एनजीओज के माध्यम से कौन कौन से एनजीओ हो सकते हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनकी भूमिका सुनिश्चित करेंगे कि वो जागरूकता लोगों में पैदा करेंगे, है ना, जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। फिर लोकल बॉडी जो होती हैं उनके स्तर पे जो है किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं पर्यावरण संरक्षण की, है ना, इको फ्रेंडली तकनीकी कहाँ पे अपनाई जा रही है ना। घर इस तरह से बनवाए जा रहे हैं कि जहाँ एयर कंडीशन की जरूरत ना हो, वातानुकूलन की जरूरत ना हो, है ना, वहाँ पे जो है खिड़की दरवाजे इस तरह से व्यवस्थित हों कि हवा का आदान प्रदान होता रहे। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो जन संरक्षण की चेतना है, फिर वहाँ पे जो है जो सोशल एक्टिविस्ट है उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से संपूर्णता में जो हमने देखा कि पर्यावरण की सुरक्षा निम्नलिखित घटकों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये जो है पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था इस संबंध में। अब यहाँ पे हम इसी टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं विगत वर्षों में। ठीक है, प्रश्न है पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, ये तो सही है। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान है, ये भी सही है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। हरे पौधे, इसे अभी छोड़ देते हैं। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, यही दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन यहां पे आ रहा है हरे पौधे मृत अवयवों को मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। हरे पौधे कर सकते हैं, यानी कि हरे पौधे जो है क्या वो ह्यूमस का निर्माण कर सकते हैं, वहां पे बैक्टीरिया चाहिए होते हैं ना। ठीक, तो यही ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है। अभी हमने डिकम्पोजर्स के बारे में उनकी भूमिका का चर्चा की थी, है ना, मृतोपजीवी जो थे, तो ये ऑप्शन सही हो गया। दूसरा देखते हैं सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। नियतिवाद से, अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में जो चर्चा की भूगोलवेत्ताओं की, वहां पे इसकी चर्चा की गई थी। नियतिवाद से नहीं, संभववाद से नहीं, दोनों अतिवादी, ये प्रकृति को ज्यादा मान के चलती है, मानव प्रकृति का अंग है, तो ये भी नहीं हो सकती। संभववादी प्रकृति का अतिशय दोहन करने के लिए प्रेरित करता है ये विचारधारा, तो ये भी नहीं हो सकती। नवनियतिवाद, यही समन्वयकारी अवधारणा है, यही जो है बैलेंस बना के चलने वाली अवधारणा है, तो यही सही है। ठीक है, किसने दिया था नवनियतिवाद सिद्धांत, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, अविभाज्य जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, समष्टि, व्यष्टि समष्टि, समष्टि मतलब अनेक व्यष्टियों का समूह, अनेक समुदायों का समूह, जीवों का समूह, है ना, सबका समूह जो है समग्र अवधारणा है। सिर्फ भौतिक तंत्र से, अभी जो हमने पर्यावरण के जो घटकों की कंपोनेंट की बात की थी, है ना, तो सिर्फ क्या उसमें भौतिक थे, नहीं। सिर्फ जैविक तंत्र थे, बिल्कुल नहीं। भौतिक एवं जैविक तंत्रों से हो सकता है, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, यानी कि भौतिक भी है, जैविक भी है एवं कल्चरल तत्व भी शामिल हैं, यही सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कथन कारण का प्रश्न है सतत विकास मानव समाज के बदलते सतत विकास मानव समाज के बदलते कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। साधारण सा सेंटेंस है, ठीक है, सही मान लेते हैं इसको। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि हमें संसाधनों का इस स्तर पे दोहन करना है कि भावी पीढ़ी के लिए जो उपलब्धता है संसाधनों की वो डिस्टर्ब ना हो, है ना, उस स्तर तक जाके दोहन करना है, वही समन्वयकारी अवधारणा है, वहीं से सतत विकास की उत्पत्ति जो नवनियतिवाद था। ठीक है, तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है ना, कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूर्ति करे, क्योंकि सतत विकास मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है ना। अगला देखते हैं। तो यहां पे उसी प्रश्न का भाग था, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आखिरी प्रश्न है
सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण का अंग नहीं है? भौतिक पर्यावरण अभी आपने पढ़ा अंग था, है ना। सांस्कृतिक पर्यावरण भी अंग था, जो मानव परिवर्तन कर रहा है, मानवीय जो प्रभाव है प्रकृति पे, पर्यावरण पे। जैविकी पर्यावरण भी, बायोटिक, वो भी था इसमें। परिचालन पर्यावरण जैसा कुछ नहीं होता है, यही गलत है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा था? वर्गीकरण का अंश नहीं है, यही नहीं है, बाकी तीनों है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पर्यावरण एवं मानव के संबंध किस प्रकार से हैं, और पर्यावरण एवं मानव किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, संगठक हैं, और किस प्रकार से जो है, या इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए उसकी हमने एक विस्तृत चर्चा की। ठीक है, आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगले लेक्चर में जो है हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।